हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में आज हम बात करेंगे प्रसरण दाब के बारे में। अनुसंख्यक गुणधर्म बच्चों, आपका जैसे वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, ये मैंने करा दिया है। और अनुसंख्यक गुणधर्म का चौथा गुण जो है आज प्रसरण दाब के बारे में आप लोग सीखेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने जो भी वीडियोस प्रोवाइड किया है आप हमारे चैनल में जाकर के देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। प्रसरण है क्या? जैसे बच्चों हमारे पास यहाँ पे एक पात्र दिखाई दे रहा होगा आपको, इसमें हम विलायक रख लिए बच्चों और इसमें विलयन है, यानी पात्र में दो भाग है बच्चों, देख सकते हैं। ये आपका यहां पर देखो, ये जो है बच्चों ये आपका विलायक है। क्या है प्यारे बच्चों? विलायक है। ठीक है, ये क्या है? विलायक है। और इस पात्र में भरा हुआ है बच्चों विलयन। क्या भरा हुआ है? विलयन। ठीक है, ये विलयन है। ठीक, यहां पर जैसे इस डायग्राम में आप देखोगे तो अंदर जो कीप, उल्टे आकार का कीप है बच्चों, इसके अंदर भरा हुआ है विलयन। क्या भरा हुआ है? विलयन। ठीक है, और बच्चों ये जो बड़ा सा बीकर है, बड़ा सा बीकर है, इसमें भरा हुआ है विलायक। क्या भरा हुआ बच्चों? विलायक। ठीक है, अब यहां पर देखो, ये जो आपको कीप के नीचे सबसे नीचे एक परत दिखाई देगी बच्चों, इसे बोलते हैं हम अर्धपारगम झिल्ली। क्या बोलते हैं? यहां पे लगा हुआ है अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली, जो कि कई बार ऑब्जेक्टिव में आया है, कॉपर फेरोसाइनाइड का बना होता है बच्चों। अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली क्या बोलते हैं बच्चों? यहां पर देखो, दोनों पात्र के बीच ये जो बीच में लेयर बना हुआ बच्चों, इसे बोलते हैं अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए एक पात्र है बच्चों, पात्र में विलायक भी है, विलयन भी है, और दोनों एक दूसरे से अर्धपारगम झिल्ली से पृथक हैं। मतलब इधर देखो आपका विलायक है, इधर विलयन है, बीच में जो रोड़ा बनने वाला है वो अर्धपारगम झिल्ली है। ऐसे ही इस पात्र में देखो बच्चों, यहां पर नीचे जो भरा हुआ है बीकर में, ये पूरा का पूरा आपका विलायक है, और ये कीप है बच्चों जो उल्टे आकार का, इसके अंदर विलयन है और बीच में है अर्धपारगम झिल्ली। क्या? अर्धपारगम झिल्ली। ये अर्ध थोड़ा सा आपको गलत दिख रहा होगा, तो मैं यहां पर फिर से लिख देता हूं अर्धपारगम झिल्ली। अब होता क्या है कि जब विलायक और विलयन को अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से पृथक करके रखा जाता है, तो विलायक के अणु विलयन की ओर चलने लग जाते हैं। विलायक के अणु विलयन की ओर चलने लग जाते हैं। यह जो घटना है बच्चों, वो कहलाता है आपका प्रसरण। बात को समझिएगा। जैसे यहां पर मैंने विलायक जल ले लिया, इसमें क्या भरा हुआ है बच्चों? जल। क्या भरा हुआ है? जल। अब जल है और इसमें विलयन में जल भी है और जल के साथ एक विलेय भी है, NaCl। सही है कि नहीं? NaCl ले सकते हो, ग्लूकोज ले सकते हो, फ्रक्टोज ले सकते हो, शक्कर ले सकते हो, कुछ भी आप ले सकते हो। तो अब देखिएगा प्यारे बच्चों, इधर जल है और इधर जल और NaCl। तो आप बताओ, इधर विलायक है और इधर विलयन है, तो इधर की अपेक्षा विलयन में विलायक कम है, और कम होने के कारण विलायक जाकर के अर्धपारगम झिल्ली से विलयन में जाता है। बोलता भैया तुम्हारे पास विलायक कम है, इसलिए हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। ठीक है, प्रकृति का नियम है, ऊंचे जगह से आप वस्तु को गिराओगे तो नीचे ही जगह जाएगा। दो बर्तन को आप जोड़ दो, यदि एक में अधिक है एक कम है तो दोनों में बराबर हो जाएगी, क्योंकि अधिक वाले से कम वाले में जाएगा। ठीक है, घर में दो भाई हैं, एक 2 रोटी ले लिया, एक 5 रोटी ले लिया, तो बोलेगा बेटा तुम्हारा कम है, एक रोटी छोटे भाई को दे दो तो उसका भी 3 रोटी हो जाए। ऐसे ही प्यारे बच्चों यहां पे आप समझिए, इधर विलायक है जिसमें जल भरा हुआ है, इधर विलयन है जिसमें जल के साथ विलेय है। तो ये बताओ, विलयन भी 1 लीटर ले लिया हमने, विलायक भी 1 लीटर, तो विलयन में जो विलायक है, विलयन में जो विलायक है उसकी मात्रा कम है ना, और कम होने के कारण इस अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से विलायक के अणु विलयन की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। यह प्रसरण की क्रिया कहलाती है। अब देखो बच्चों, सांद्रण की यदि हम बात करें, सांद्रण एक प्रकार से घनत्व है।
जैसे आप लोग किसी जगह पे 3 लोग बैठे हो, वहीं पे 4 बैठ गए, 5 बैठ गए, फिर 6, फिर 7, तो घनत्व तो बढ़ता जाता है। ऐसे ही विलयन में विलेय की मात्रा कितना है बच्चों, उसकी सांद्रता को रिप्रेजेंट करता है। यदि आप विलेय पदार्थ मिलाते जाओगे, विलेय पदार्थ मिला तो उसकी सांद्रता बढ़ती जाती है। अभी भी यदि हम बोले तो यदि विलायक का सांद्रण और विलयन के सांद्रण में तुलना करें तो आप कह सकते हो कि सर विलयन का सांद्रण ज्यादा होगा। यानी इधर निम्न सांद्रता वाला आपका विलायक है, जहां सांद्रता निम्न है बच्चों, ठीक है, सांद्रता कैसा है, निम्न है। क्यों? क्योंकि विलायक है। और इधर सांद्रता यदि हम बात करें तो आप कहोगे सर उच्च सांद्रता है। उच्च सांद्रता क्यों? क्योंकि भाई साहब इधर विलेय मिला हुआ है। तो भाई निम्न सांद्रता से विलायक के अणुओं का उच्च सांद्रता की ओर प्रवाहित होना परासरण की क्रिया कहलाता है। अब ये जो परासरण की क्रिया है बच्चों, सांद्रता पर निर्भर करती है। यदि यहां पर विलायक कम है, विलेय अधिक है, सांद्रता अधिक है, तो ले धड़ाधड़ ले धड़ाधड़ ले धड़ाधड़ भैया जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर विलायक कम है, तो इधर विलायक भरा पड़ा हुआ है। बोलेगा भैया तेरे साथ मैं आऊंगा, बराबरी करूंगा, इधर से धड़ाधड़ आता है बच्चों, ठीक है। लेकिन वहीं पे विलायक यदि अधिक हो जाता, सांद्रता कम हो जाता, तो ये धीरे धीरे करके आता। तो यहां पर यह निष्कर्ष निकला कि जो परासरण की क्रिया है वो विलायक पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा मतलब इधर विलयन में जितना ज्यादा विलेय होगा तो विलायक कम होगा, तो इधर से विलायक उतना ही ज्यादा होगा। सांद्रता यदि अधिक है, विलेय अधिक है, इसका मतलब विलायक कम है, इस कारण से विलायक के अणु ज्यादा जाएंगे। यानी सांद्रता यदि उच्च सांद्रता वाला विलयन है तो उसमें परासरण की क्रिया और तेजी से होती है, और जिसमें जितना ज्यादा परासरण की क्रिया होती है उतना ज्यादा दाब लगाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए, वो उतना ज्यादा उसका परासरण दाब होगा। परासरण दाब भी हम बताते हैं बच्चों। अभी फिलहाल इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से विलयन की ओर प्रवाहित होना परासरण क्रिया कहलाता है। या विलायक के अणुओं का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से प्रवाह जो होगा वही परासरण की क्रिया कहलाता है। नोट कर लेना कि परासरण की क्रिया विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। यदि विलयन की सांद्रता उच्च है तो परासरण की क्रिया तेज होगी, यदि विलयन की सांद्रता निम्न है तो परासरण की क्रिया कम होगी। फिर से ऐसा क्यों सर? क्योंकि इधर जल ज्यादा भरा था, इधर जल कम है। जल कम है क्योंकि सांद्रता अधिक है। सांद्रता अधिक का मतलब उसमें विलेय की मात्रा ज्यादा है, और विलायक थोड़ा अपेक्षाकृत कम है, तो इधर से बोला अटैक करेगा भैया कि हम आएंगे तुम्हारे साथ अपने बराबरी करने के लिए। इसलिए और याद रखिएगा अर्धपारगम झिल्ली जो होता है बच्चों, ये केवल और केवल विलायक के अणुओं को जाने देता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कापर फेरोसाइनाइड। कापर फेरोसाइनाइड का बना होता है। सर मैं पात्र भी यहां पर आप लगा सकते हो। ऐसे यहां पर भी वही हाल है कि हमने एक बीकर ले लिया है, बीकर बच्चों, और ये फनल है, मान लीजिए बीकर में आपका विलायक है, फनल में आपका विलयन रखा हुआ है, अर्धपारगम झिल्ली से है, तो भाई यहां से जो आपका विलायक का अणु विलयन की ओर प्रवाहित होने लग जाएगी। ये परिघटना आपका परासरण कहलाता है। अब बच्चों बोलो सर 1 मिनट का काम इतना लंबा चौड़ा क्यों? क्योंकि आपको 2-3 चीजें क्लियर हो गई होगी कि परासरण का मतलब है निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर प्रवाहित होना, ठीक है सर। परासरण का मतलब है अर्धपारगम झिल्ली से विलायक के अणुओं का विलयन की ओर प्रवाहित होना, ठीक है सर। परासरण कब होगा बच्चों? जब सांद्रता उच्च होगी। यदि सांद्रता विलायक से कम हो गई तो खत्म कहानी, फिर लफड़ा है। तो भाई निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर। यदि सांद्रता अधिक है तो परासरण की क्रिया तेजी होगी, और यदि सांद्रता निम्न है, सांद्रता का मतलब है उस विलायक में कितना विलेय मिल गया है, तब तो विलयन बना है। अब बच्चों समझिएगा, अब अपन करते क्या है, ये जिसको डायग्राम बनाना होगा बना लेना, नहीं तो बाद में कहोगे सर हम डायग्राम नहीं बनाए पाए, मिटा दिए। देखो बच्चों अब थोड़ा सा समझने की जरूरत है यहां पे, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसमें क्या लगाता हूं, दाब लगाता हूं। ये पिस्टन लगा दिया बच्चों यहां पे, ठीक है, पिस्टन, और पिस्टन के सहारे से ऊपर से मैं दाब लगाता हूं। क्या लगाता हूं? दाब। दाब लगाने के कारण जब दाब लगाऊंगा बच्चों, यहां पे एक पिस्टन लगा दिया, समझिएगा ये पिस्टन है बच्चों, ये क्या है? पिस्टन है। अब जब पिस्टन को खिसकाते गया तो एक ऐसी स्थिति आएगी भाई कि परासरण की क्रिया रुक जाएगी। ये पिस्टन आते आते यहां तक आ गया, यहां तक आ गया बच्चों। पिस्टन को जब मैंने दबाया तो यहां तक आ गया, पिस्टन को जब खिसकाया तो यहां तक आ गया। बात को समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, है ना, जिससे ये पता चला कि भाई साहब अरे ज्यादा ही साफ हो गया यार, कोई बात नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों, इतना आप समझ लो। इधर पिस्टन लगा हुआ था,
इसको खिसकाया दबाया तो यहां तक आ गया। देखो जब हम विलयन पर दाब लगाते जाते हैं कि ऐसी स्थिति आती है कि अब परासरण की क्रिया रुक जाती है, मतलब विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली से विलयन की ओर प्रवाह होना बंद हो जाता है। तब जो हमने बाह्य दाब लगाया उसी को बोलते हैं परासरण दाब। परासरण की क्रिया है विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली से विलयन की ओर प्रवाहित होना, ठीक है। इस क्रिया को रोकने के लिए हम विलयन पर एक दाब लगाएंगे, और जब दाब लगाएंगे ऊपर से धक्का मारेंगे तो ये धक्का मारेगा विलायक को के बबुआ तुम हमको धक्का मत मार भैया, ऊपर से धक्का आ रहा है, तुम इधर नहीं आना। समझ रहे हो ना भाई, ये कह रहा था विलायक कि हम तुम्हारे इधर आएंगे। अब उस विलयन में ऊपर से मारा धक्का, डब्लू कार कर दिया, दाब लगा दिया, प्रेशर पी लगा दिया, भाई कार किया तो पी लग गया, दाब तो लगेगा ही लगेगा। तो जब ऊपर से प्रेशर मारा तो विलयन बोलता है इस विलायक को बाबू तू उधरेगा, अब मेरे इधर मत आना। तो जब हम बाह्य विलयन पर दाब लगाते हैं जिससे कि परासरण की क्रिया रुक जाती है, यानी विलयन पर लगाया गया वह दाब जिससे परासरण की क्रिया रुक जाती है, अर्थात विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली से विलयन की ओर प्रवाहित होना बंद हो जाता है, तब वह दाब बच्चों आपका परासरण दाब कहलाता है। नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अच्छा, परासरण दाब किस किस पर निर्भर करता है? परासरण दाब एक तो मैंने आपको बताया सांद्रता पर। सांद्रता का मतलब क्यों? क्योंकि यदि ज्यादा सांद्र है तो उसमें परासरण की क्रिया ज्यादा होती है। अभी से आप नोट कर लेना, क्योंकि ज्यादा सांद्र का मतलब उसमें विलेय ज्यादा है, और जब विलेय ज्यादा है अपेक्षाकृत विलायक कम है, तो विलायक वाला बोलेगा भैया विलायक कम है, हम भी तुम्हारा इधर आएंगे, और ज्यादा मात्रा में होगा इसलिए वो ज्यादा दौड़ेगा एकदम तेजी गति से, क्योंकि उधर विलायक कम था ना बाबू। बात को समझियो भाई, मैं क्या कह रहा हूं, सांद्रता अधिक है इसका मतलब विलेय अधिक है, तो उसमें विलायक कम है, तो इधर वाला विलायक बोलेगा हम तेजी से धावा करेंगे, दौड़ेंगे, और जब ज्यादा दौड़ेंगे ज्यादा जाएगा बच्चों, तो वहां पर परासरण की क्रिया ज्यादा होगी। तो जब परासरण जिसकी क्रिया ज्यादा होगी, सांद्रता अधिक है, तो ऊपर से दाब भी ज्यादा लगाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए। तो सांद्रता यदि मान लीजिए ज्यादा सांद्र विलयन है तो उसमें परासरण की क्रिया ज्यादा होती है, और परासरण की क्रिया ज्यादा, उसको रोकने के लिए हम ज्यादा बल लगाएंगे। भैया कोई लड़का थोड़ा बहुत आवारा है तो कम बल लगाए, बेटा पढ़ने जा, घर से घूमना नहीं निकलना, भैया पढ़ना है सुबह शाम दोनों टाइम। बोला ठीक है पापा हम नहीं निकलेंगे। और भाई बहुत ही आवारा है तो सुबह भी डांट लगाए, शाम भी डांट लगाए, रात में सोते समय कल सुबह नहीं जाना भैया, तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है ना। ऐसे ही है कि परासरण की क्रिया ज्यादा हो रही है तो फिर ज्यादा दाब लगाएंगे, तो सांद्रण पर निर्भर करता है। दूसरा ताप पर भी निर्भर करता है। भाई ताप क्यों? ताप किस समानुपाती होगा? जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा बच्चों, है ना, वैसे तो स्थिर ताप पर होता है, लेकिन यदि टेम्परेचर यहाँ पर तापमान थोड़ा सा अधिक है तो ये इसके अणुओं की गति ज्यादा हो जाती है। आप सबको पता है कि किसी भी विलयन हो, विलायक हो, कहीं की भी बात करें बच्चों, यदि टेम्परेचर ज्यादा है तो उनके अणुओं की गति ज्यादा हो जाती है। जब अणुओं की गति ज्यादा हो जाती है बच्चों, तो भाई ज्यादा मात्रा में गति करेगा तो ज्यादा भागेगा ना यार विलायक अणु। तो दो चीज पर निर्भर करता है, ध्यान रखिएगा परासरण दाब। तो यहां तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो तो मैं थोड़ा सा यहां पे परिभाषा आप लोगों को कहूंगा, लिख लीजिए। परासरण किसी विलयन को उसके विलायक से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक कर देने पर विलायक के अणुओं का विलायक से अधिक सांद्रता वाले विलयन में अर्धपारगम झिल्ली में से स्वतः प्रवाह होने वाली घटना परासरण कहलाती है। ये प्रसारण लिखा है बच्चों, परासरण है, ठीक है। इसको आप लोग लिख लेना परासरण। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? परासरण, ठीक है। फिर आप लोग लिख लो परासरण दाब। किसी विलयन को विलायक से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग रखने पर परासरण को रोकने के लिए विलयन पर जो कम से कम बाहरी दाब लगाना पड़ता है वो परासरण दाब कहलाता है। अब थोड़ा सा आप लोग यहां पे मैं एक और हेडिंग डाल देता हूं और आपकी परिभाषा यहां पर आप लोग लिख लीजिएगा। प्रतिलोम परासरण। प्रतिलोम परासरण क्या है? अब परासरण की क्रिया हो रही है, लेकिन आप यदि उस परासरण से ज्यादा दाब लगा दो, जैसे मान लीजिए कोई विलयन है, ठीक है बच्चों, ये विलयन है, इसमें इसका परासरण दाब पाई है, इसका परासरण दाब पाई है कि इस दाब पर परासरण की क्रिया रुक जाती है। अब इसमें और दाब लगाते गए, मारते गए धक्का, और दाब लगा दिए, परासरण दाब से भी ज्यादा दाब लगा दिए, तो एक ऐसी स्थिति आती है कि अब विलयन में जो विलायक का अणु है वो अर्धपारगम झिल्ली से विलायक की ओर प्रवाहित होने लगता है। अभी तो जो शुद्ध विलायक था वो विलयन की ओर जा रहा था, ये क्रिया परासरण कहलाती थी,
लेकिन जब इस विलयन की एक परसरण दाब होगी, हमने ऊपर से दाब लगाया तो परसरण की क्रिया रुक गई, लेकिन रुकने के बाद भी मार रहे धक्का, तो अब यहां का अणु विलायक का जो अणु है कहां जाएगा बपुआ, वो विलायक की ओर भागने लग जाता है। तो ये प्रतिलोम परसरण होने लग जाता है। और प्रतिलोम परसरण स्वतः नहीं होता है जब तक कि हम बाहर से उसको धक्का नहीं लगाते हैं। तो प्रतिलोम परसरण क्या है बच्चों, कि किसी विलयन के परसरण दाब से ज्यादा दाब लगाने पर विलयन का विलायक के अणु, विलयन में जो विलायक के अणु है वो अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से विलायक की ओर चलने लग जाते हैं। यह परिघटना प्रतिलोम परसरण कहलाता है, प्रतिलोम परसरण कहलाता है। ठीक है, तो इतना चीज क्लियर हुआ बच्चों। प्रतिलोम परसरण है क्या, मैंने क्या कहा कि मान लीजिए इस विलयन का परसरण दाब होगा जिस पर परसरण की क्रिया रुक जाती है, लेकिन उससे भी ज्यादा जब हमने दाब लगाया तो विलयन का जो विलायक अणु है, विलयन में जो विलायक का अणु है वो अर्धपारगम झिल्ली से विलायक की ओर प्रवाह होने लग जाता है। तो ये आपका प्रतिलोम परसरण कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग परिभाषा लिखेंगे, मैं बोल देता हूं कि जब किसी विलयन में परसरण दाब से उस विलयन के परसरण दाब से ज्यादा दाब लगाया जाता है तो विलयन में उपस्थित विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली से विलायक की ओर चलने लग जाते हैं, तो वो परिघटना आपका प्रतिलोम परसरण कहलाता है। ठीक है बच्चों, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक किसी प्रॉब्लम हो तो बताओ। ठीक है बच्चों, क्लीन कर दे, थोड़ा सा साफ सुथरा करते हैं, थोड़ा सा मिटाते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, देखो भाई ये थोड़ा सा बात कर लेते हैं अब थोड़ा सा अपन। क्या बात करेंगे सर, देखिएगा हमारे पास 2 बिलियन है बच्चों, 2 बिलियन है। ठीक है, इसका परासरण दाब होगा, क्या होगा, परासरण दाब होगा। इसका जो परासरण दाब है π1 है। ठीक है, क्योंकि हर बिलियन का परासरण दाब होगा बच्चों, क्या होगा, परासरण दाब होगा। दूसरा बिलियन भी है हमारे पास, दूसरा बिलियन भी है। ठीक है, और इस बिलियन का परासरण दाब भी होगा कुछ ना कुछ, हर बिलियन का परासरण दाब होता है, इस बिलियन का भी परासरण दाब होगा, इसका भी परासरण दाब होगा, वो आपका π2 है। यदि प्यारे बच्चों 2 बिलियन लिया हमने और दोनों का परासरण दाब समान हो जाए तो वो समपरासरी बिलियन कहलाएंगे। 2 बिलियन भी हो सकता है, 3 बिलियन भी हो सकता है, 4 बिलियन भी हो सकता है। तो ऐसे बिलियन जिनके परासरण दाब समान होता है बच्चों, तो उसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाइयों, तो उसे बोलते हैं हम समपरासरी बिलियन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, समपरासरी बिलियन, समपरासरी बिलियन। ठीक, नोट डाउन कर लेंगे आप लोग कि ऐसे बिलियन जिनका परासरण दाब समान होता है बच्चों, उन्हें हम बोलते हैं समपरासरी बिलियन। हमारे पास 2 बिलियन है, 3 बिलियन है, 4 बिलियन है, उन्हें हम समपरासरी बिलियन कहते हैं। प्यारे बच्चों यही होता है। वीडियो बनाओ, इतनी भयंकर गर्मी, ऊपर से लाइट चली गई। चलो 2-4 मिनट और क्लास चलेगा, बाकी अब क्लास इसका ज्यादा लंबा नहीं हो पाएगा। इसको क्लीन कर देते हैं, थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, फटाफट देख लेते हैं हम। 2 चीज और यहां पर चर्चा यदि कर ली कि मान लीजिए 2 बिलियन है बच्चों, 2 बिलियन है ना, और जिनका परासरण दाब π1 π2 है। अब मान लीजिए 2 बिलियन में कंपेयर करते हैं तो पहले बिलियन का परासरण दाब ज्यादा है। ठीक है, पहले बिलियन का दूसरे बिलियन, ये आपका पात्र ए है, पात्र बी है। ठीक है, तो 2 बिलियन में यदि कंपेयर करें तो जिस बिलियन का परासरण दाब अधिक होगा उसे बोलेंगे अति परासरी बिलियन, अति परासरी बिलियन, अति परासरी बिलियन। फिर से समझिए बच्चों, 2 बिलियन हमने ले लिया, कितने बिलियन, 2 बिलियन हमने ले लिया। 2 बिलियन में से जिस बिलियन का परासरण दाब अधिक होगा उसे बोलेंगे अति परासरी बिलियन, और जिसका परासरण दाब कम होगा उसका होगा बच्चों, उसे बोलेंगे अल्प परासरी बिलियन, अल्प परासरी बिलियन।
क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? अल्प परासरी बिलियन। तो ऐसे बिलियन, 2 बिलियन में से ऐसा बिलियन जिसका परसनदाब अधिक है तो वो कहलाएगा आपका अति परासरी बिलियन, और जिसका परसनदाब कम है वो अल्प परासरी बिलियन कहलाएगा। यहां पर परिभाषा भी लिखा हुआ है कि ऐसे बिलियन जिनका परसनदाब समान होता है समपरासरी बिलियन कहलाएंगे। अल्प परासरी 2 बिलियन में जिसका परसनदाब कम होगा अल्प परासरी बिलियन कहलाएगा, और अति परासरी बिलियन जो 2 बिलियन में से जिसका परसनदाब अधिक होगा वो आपका बच्चों अति परासरी बिलियन कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? अति परासरी बिलियन कहलाएगा। तो इसको थोड़ा सा आप लोग काट के नीचे लिख लेना, अति परासरी बिलियन। क्या है प्यारे बच्चों? अति परासरी बिलियन। यहां पर लिख लेना आप लोग, बहुत पतला हो गया। अति परासरी बिलियन, अति परासरी बिलियन कहलाता है। नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक खत्म होता है, और इसी से बच्चों बांध ठाप समीकरण बनाना था, लेकिन हमारा लाइट ओवरलोड बताने लगा। सॉरी बच्चों, अगले लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।